वेलकम बैक। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर नए चैप्टर के साथ। क्लास 10 सर्किल। ठीक है। इस सर्किल में वैसे तो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पहले से आपको क्लियर होंगी, क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी। सर्किल जो रहता है इसे हम हिंदी में वृत्त भी कह देते हैं। सर्किल रहता है वो हमारा रहता है एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, जिसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जो निश्चित बिंदु है, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स रहते हैं उन सबका कलेक्शन जो है वो हमारा सर्किल होता है। और वो फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है वो हमारा सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम रेडियस, ठीक है, और ये सर्कल और ये हमारा सेंटर, ये चीजें रहती हैं। फिर उसके बाद कुछ पार्ट्स और भी रहते थे, कोड एंड आर्क, जिसे हम जीवा और चाप कहते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दें, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट एट द सर्कल, कि अगर कोई भी दो पॉइंट जो सर्कल पर हैं उनको हम ज्वाइन करा देते हैं, वो हमारी हो जाती है कोड। एंड दैट कर्व्ड लाइन ए बी इज नोन एज आर्क। ये जो हमारी कर्व्ड लाइन है, ये इसको हम आर्क कह देते हैं। ठीक है, ये आर्क और ये हमारी कोड। तो इस तरीके से फिर इसके बाद सेगमेंट और सेक्टर भी रहते थे। चीज और कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी जुड़े होंगे, तो इसलिए इसको हम वृत्त और रेडियस को हम त्रिज्या, इसको केंद्र, कोड कोड को हम जीवा कह देते हैं। एक और चीज होती थी, द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर रहता है हमारा डबल ऑफ रेडियस, जिसे हम व्यास कह देते हैं। फिर इसके बाद बात थी सेगमेंट एंड सेक्टर। इस तरीके से जब भी कोई जो कोड है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है किसी सर्कल को, तो वहां पे जो दो पार्ट हमारे फॉर्म होते हैं वो हमारे हो जाते हैं सेगमेंट। और उनमें भी जो लार्जर सेगमेंट या जो बड़ा है उसको लार्जर या मेजर सेगमेंट कह देते हैं हम लोग। मेजर सेगमेंट एंड इट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है। और सेगमेंट जो वर्ड होता है इसको हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड। इसके बाद एक और चीज रहती थी, सेक्टर। सेम रूल या सेम प्रोसेस है सेगमेंट सेक्टर का भी, कि वहां इस तरीके से दो जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ जो दो पार्ट में डिवाइड करती है वो हमारी करती है रेडियाई जो दो रहती हैं, वो अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सर्किल को, तो इसमें भी वही मेजर सेक्टर, जो भी बड़ा पार्ट है उसको मेजर सेक्टर कह दीजिए, और स्मॉलर वन इज माइनर सेक्टर। ठीक है। इसको मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, और सेक्टर को जो हिंदी में हम वर्ड के यूज करते हैं वो त्रिज्य खंड। ठीक है, ये चीजें थी। अब इसके बाद ये सारी चीजें वो हैं जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में जानते हैं। कुछ एक चीजें और भी थी, उनका यूज भी जैसे आएगा तो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज जिसका यूज मेनली होना है, इस चैप्टर में भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो ये कि जो कोड रहती है हमारी, उस पर अगर हम रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। कि परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस, यानी जो हम लंब डालते हैं यहां से, वो हमारी ए बी को ए पी इक्वल्स टू पी बी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कब? इफ ए
OP परपेंडिकुलर टू AB, देन AP इक्वल्स टू PB, ये चीज रहती है। एक और होता था कि मतलब जो भी एंगल, कोड या आर्क कहिए, जो भी यहां सबटेंड करता है सेंटर पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कोड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सर्कल और सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ सरकमफ्रेंस पे या सर्किल पे अगर कोई आर्क या कोड जो है वो एंगल एक्स फॉर्म कर रही है, या अल्फा थीटा जो भी आप कंसीडर करें, ठीक है, तो एक्स, और उसके बाद जो हमारा जो सेंटर है वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इसका जस्ट डबल होगा, यानी 2x। ठीक है, तो ये वो कुछ चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें इस चैप्टर में भी पड़ेगी। ठीक है, उनका इस्तेमाल हम करेंगे, और तो इसलिए ये जानना जरूरी था, और पहले से वैसे आप जानते होंगे सभी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और जो 10th का जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेकेंड a line which intersects the circle at two distinct points. A line which intersects the circle at two distinct points. ठीक है, एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट कहना चाहिए, लाइन सेगमेंट तो नहीं, लाइन ही बेहतर है, सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है। ठीक है, यहाँ जो लाइन आपकी ए बी है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई पास हो रही है सर्कल को, तो इस तरीके की लाइन को हम सेकेंड कह देते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेंजेंट। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो पूरा बेस्ड है टेंजेंट पे। ठीक है, तो टेंजेंट अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स, और अगर टच भी कह दे तो भी गलत नहीं है, जो केवल एक जगह टच करती है द सर्कल ओनली वन पॉइंट। ठीक है, सेकंड जो वर्ड है उसके लिए हिंदी शब्द यूज होता है छेदक रेखा। ठीक है, वो छेदती हुई दो जगह निकल जाती है इसलिए उसको छेदक रेखा कह देते हैं। और टेंजेंट जो है वो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, वो लाइन जो आपकी, ये तो सेकंड थी हमारी, इसी में ड्रॉ कर देते हैं। अगर एक लाइन इस तरीके से केवल एक पॉइंट पर, इसको पी क्यू कह दें, और अगर ये एम पॉइंट पर अगर टच करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती जा रही है, तो इसको हम टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, टेंजेंट, और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो केवल टच करके निकल जाती है, तो इसलिए उसको स्पर्श रेखा, स्पर्श माने टच, जो अंग्रेजी वर्ड जो इसके लिए रहता है टच रहता है, तो वो जो टच करके निकल जाती है उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। अब इसके आगे कुछ एक चीजें जो स्पेशल है या इससे पर बेस्ड थ्योरम है उनको देख लेते हैं। पहली थ्योरम जो है इस पर बेस्ड वो है चैप्टर की, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। एक और चीज, जिस पॉइंट पर जो आपकी टेंजेंट इसको टच करती है सर्किल को या इंटरसेक्ट करती है, उसको हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में स्पर्श बिंदु हम कह सकते हैं। ठीक है, अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और दोनों ही तरीके से थ्योरम लिख कर आ सकती है, रेडियस वर्ड भी यूज पहले हो सकता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, या अगर जैसे आपको अच्छा लग रहा है, अगर रेडियस करना चाहें पहले तो रेडियस कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ज्यादा बेहतर है। तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में कहें तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहां पे? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु है उस पर। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बी हमारी टेंजेंट है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर है। इसको ओ सेंटर को, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा स्पेस कम रहेगा, तो ये सेकेंड और टेंजेंट डेफिनेशन क्लियर रखिए। टेंजेंट जो रहती है जो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और जो सेकेंड होती थी वो हमारी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बस इतनी सी बातें मेनली उनको ध्यान रखना है। देखिए भाई, सीधी बात क्या है कि जब भी हम इस चीज को प्रूव करते हैं, इस तरीके की चीजें जो होती हैं, तो यहाँ लास्ट ईयर ही 10th वो 9th में ही आपने पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लाइन की और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसी का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दी गई इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको लिख लेते हैं। अ सर्कल, सी नाम दे सकते हैं, O, R, इट मींस इट्स सेंटर इज O एंड रेडियस इज R। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं मेंशन है तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है। वो कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका ये रहता है कि जो सेंटर है वो उसको O, और हम जो रेडियस है उसको हम R कंसीडर कर रहे हैं, एंड AB इज टेंजेंट, which cuts the circle at P। एट P, ठीक है, जो हमारी P पर कट करती है या P पर टच करती है। अब जो आगे जो हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेना है, ड्रॉ अ लाइन, ये बाद में कंस्ट्रक्शन किया हुआ हमारा ओबी जो है वो क्यू सॉरी, और वो आर पर इंटरसेक्ट करता है, ये हमने बाद में कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, टेक कर दीजिए, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी डिफरेंट फ्रॉम पी। पी को छोड़कर कहीं भी, ठीक है, हम कहीं भी ले सकते हैं, इस साइड आपको ठीक लगे, इधर जो भी जैसे आप कंफर्ट फील करें उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्यू उधर ले सकते हैं, तो ए बी डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी विच कट्स द सर्कल एट आर, जो सर्किल को आर पर कट करता है। अब आ जाइए, केवल जो प्रूफ है उस पर डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर। ओपी और ओ आर क्यों? क्योंकि देखिए जरा, ये ओ पी तक की जो डिस्टेंस है वो सर्कल तक की डिस्टेंस है, इट मींस इट इज रेडियस, एंड ओ आर विल आल्सो बी रेडियस। ठीक है, ओ आर जो है और ओपी जो दोनों ही आपकी त्रिज्या हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि वो दोनों ही सर्कल तक की डिस्टेंस है सेंटर से, तो बोथ रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब जब ओपी जो है वो ओ आर के इक्वल है, और ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो है आपकी ओ आर प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी डाल सकते हैं, मेंशन कर दीजिए, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू।
ठीक है। अब यहां से जब भी देखिए किसी की वैल्यू, जाहिर सी बात है कि जीरो तो नहीं है लेंथ कोई, और अगर जीरो नहीं है तो अगर कुछ भी ऐड हो रही है लेंथ, कोई डिस्टेंस ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ओ क्यू इज लार्जर देन ओ आर, और आर क्यू दोनों से ही बड़ी होगी। ठीक है, तो ओ क्यू जो लेंथ है, जो लंबाई है हमारी, वो ओ आर और आर क्यू से बड़ी होगी। तो उस कंडीशन में क्या दिखा देना है, केवल देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। ठीक है, ओ क्यू जो है वो हमारी ओ आर से बड़ी है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ओ आर हमारी किसके इक्वल थी, ओपी के इक्वल। तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, ओ क्यू जो है वो हमारी ओपी से बड़ी है। अब ओपी से बड़ी है इसका मतलब क्या है, कि अगर इसका मतलब ये है, इस स्पेस का यूज करेंगे अभी हम, आ, बात ये है कि ओपी अगर उसके अलावा हम कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, यानी जो हमारा सर्कल पर जो पी पॉइंट था उसके अलावा हम कहीं भी अगर इस लाइन पर ए बी पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसकी लेंथ मोर देन ओपी, इसका मतलब मोर देन रेडियस आ रही है, यानी कोई भी पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब सब बाहर है, सब उससे लार्जर डिस्टेंस पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारी ओपी ही रहेगी। सो वी कैन सी दैट OP is the shorter than all segments AB। ठीक है, ओपी जो है बाकी सारे सेगमेंट्स, जो भी हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे एबी पर, उन सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगी, और जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना चाहिए, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। हेंस, बस केवल इतना सा लिख देना है, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये केवल हमारी जो थ्योरम जो मेनली थी, जो मेन उसमें केवल हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना था, और परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए तरीका ये था कि हमें क्या करना था, कि हमने इतना बता दिया कि भाई वो केवल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये इसमें भी पढ़ा होगा, 9th में मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, जहां डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते थे वहां भी बात आती थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। तो बस वही बात है कि हमने यहाँ तो एक को कंसीडर लेकर किया है, अगर हम चाहें तो और भी पॉइंट्स लेके, और ये सारी चीजें एक्टिविटी में वैसे हम समझा सकते हैं। थ्योरम में प्रूव करने के लिए केवल हमें एक ही पॉइंट लेके दिखा देना है कि OQ जो हमने कहीं भी ले रखा है पी के अलावा, तो वो उसकी डिस्टेंस हमेशा ही रेडियस से बड़ी होती है, और रेडियस से लार्जर होने की वजह से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। हेंस ओपी विल बी परपेंडिकुलर, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है, क्लियर हो गया है सारा, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसी का कन्वर्सन। A line drawn from end point of radius। ठीक है, रेडियस के एंड पॉइंट से, त्रिज्या के अंत बिंदु से, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, और रेडियस कह सकते हैं, इज टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, एक रेखा जो खींची जाती है कहां से, फिगर देखकर क्लियर कर लीजिए। सर्कल का शेप जो है वो फॉर्म, एक सर्कल है और उसका सेंटर O है, और वहां से अगर हम कोई उसके एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी इस बार इसको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको परपेंडिकुलर दे रखी है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट इज टेंजेंट।
तो इस बार आपको ए बी जो है वो टेंजेंट दिखानी है। देखिए फिर वही बात है, कुछ चीजों में कंसेप्ट वाइज चेंजेस नहीं आते हैं, जो चीजें हैं वो एज इट इज कर देनी है। जैसे हमने उसका फर्स्ट थ्योरम प्रूव की थी, उसी तरीके से इसका कन्वर्स यानी थ्योरम 2 भी हमें प्रूव करनी है। केवल और केवल बस उस बात को ही दूसरे तरीके से कह देना है, क्या कि यहां भी जो ओपी है वो आपकी है, और अगर हमने एक कोई पॉइंट ले रखा है यहां पे, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ओपी और ओक्यू, यहां भी वही सेम प्रोसेस करना है हमें, सारा काम वही करना है, और वही चीज दिखानी भी है कि ओपी जो है वो शॉर्टर देन ओक्यू है, और ओपी शॉर्टर है, इसका मतलब वो हमेशा बाहर रहेगा, और बाहर रहेगा तो अब एक चीज जो है वो केवल और केवल ये चीज दिखानी है कि जैसे जो सेकंड हमारा होता था वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता था, लेकिन ये हमारी जो ए बी है वो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट या टच कर सकती है, केवल पी पर ही। अगर क्यू पर है तो इसका मतलब वो सर्किल पर नहीं होगा, यानी वो सर्किल को टच नहीं करेगा। ठीक है, जब सर्किल को टच नहीं करेगा इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पर कर रही है, जो ए बी लाइन है हमारी, तो वो हमारी टेंजेंट हो जाएगी। तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, केवल और केवल पी पॉइंट पर ही ए बी टच कर सकती है, क्यू जो है वो लार्जर है, बाहर है। ठीक है, तो आते हैं वही सारे, चाहे तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी वही सेम लिखना है कि ओ क्यू है वो हमें कहीं ए बी पर ले लेना है, डिफरेंट फ्रॉम पी। जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस बार वो थोड़ी सी चेंज हो गई है बस। अ सर्किल सी ओ कॉमा आर, जिसका ओ सेंटर है और आर रेडियस है, ठीक है, एंड पी फ्रॉम पी, लाइन फ्रॉम पी कह दीजिए, लाइन ए बी थ्रू पी एंड ए पी, ओ सॉरी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वही सेम लिखना चाहे फिर से लिख दीजिए। टेक पॉइंट Q different from Q on AB, different from P से डिफर, कोई भी पॉइंट आप ए बी पर ले लीजिए, वो हमने ले लिया है। अब सीधी बात क्या है कि P is at circle and Q is outside the circle, सिंस प्रूफ में आ जाइए चीजें, सिंस P is at circle and Q outside the circle, या फिर सीधी बात है, ये हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो केवल दिखा दीजिए जैसे पिछली लास्ट टाइम में, सिंस OP इज ग्रेट स्मॉलर देन OQ, OP जो है वो आपकी OQ से स्मॉलर है, सिंस OP is smaller than OQ, then Q will be outside the circle। ठीक है, जब वो लार्जर है तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर होगा, और बाहर होगा, सो ए बी इंटरसेक्ट्स ए बी इंटरसेक्ट, वो रीजन क्या है इसमें, यहां एक चीज ये रीजन और लिख दीजिए, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट इज शॉर्टर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, ये रीजन लिख के केवल आपको, चाहे तो ये लाइन पहले लिख सकते थे उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखते, या फिर अगर इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट से और किसी लाइन की जो डिस्टेंस होती है, एक लाइन खींच दें हम और ये पॉइंट है, अगर यहां से हम मेजर कर लीजिए, आप चाहे तो इस चीज को देख भी सकते हैं कि प्रैक्टिकली आपके यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वही डिस्टेंस शॉर्टर हो, शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट कह सकते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बाकी आप कहीं भी मिलाते रहिए वो सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो लार्जर देन परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो बस केवल ये बात लिख देनी है, उसके थ्रू हमें दिखा देना है कि ओपी इज स्मॉलर देन ओक्यू, तो जब उससे बड़ी है, अब वो रेडियस है, अब रेडियस से कोई भी चीज बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कल के बाहर लाई करेगी, तो बस वही बात है, क्यू विल बी आउटसाइड द, या क्यू विल लाई
या वाई भी यूज कर सकते हैं और लाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। विल लाई आउटसाइड द सर्किल, सो ए बी इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट पी ओनली। और जब एक ही पॉइंट पे, जब डेफिनेशन में ये बात बताई थी कि भाई टेंजेंट जो है वो आपकी वो लाइन होती है जो सर्किल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो वही बात है कि सर्किल एट पी ओनली, अगर वो पी पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, हेंस बी इज टेंजेंट टू सर्किल। बस ये आपकी थ्योरम सेकंड है जो फर्स्ट का कन्वर्स है। अब इसके बेस पर कुछ चीजें देखिए, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा बीच में एक और चीज करते हैं, जो हिंदी माध्यम का थोड़ा कम मार्जिन रहा है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बात क्या थी कि त्रिज्या जो हमारी जो वृत्त है उसकी कोई भी त्रिज्या जो होती है, अगर वो परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंब है किसी रेखा पर, तो वो रेखा हमेशा स्पर्श रेखा होगी, ये बात बतानी थी। इसके लिए हमने क्या किया कि कोई भी बिंदु एक अलग ले लिया ए बी पर, उसको नापा, और फिर जब ये चीज हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी दूरी होती है जिसको मिनिमम या सबसे छोटी न्यूनतम दूरी कहना चाहिए, न्यूनतम दूरी वो हमेशा लंब होती है। तो ओपी क्योंकि लंब है तो वो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी दूरी हम ले रहे हैं ओ क्यू, वो उससे छोटी होगी। तो बस वही बात हमने दिखाई है कि ओपी जो है वो न्यूनतम दूरी है, इसलिए वो ओ क्यू से छोटी है। अब जब वो उससे छोटी है तो इसका मतलब वो क्यू ही नहीं, कोई भी बिंदु कहीं भी लेते रहेंगे तो वो बाहर होता रहेगा सर्कल से, और सर्कल से बाहर होने का मतलब है वो सर्कल को टच नहीं करेगा, सर्कल पर होगा ही नहीं। तो इसीलिए केवल और केवल जो ए बी है वो हमारी पी पर ही स्पर्श करेगी या स्पर्श कर रही है, और जब वो इस एक ही जगह पर स्पर्श कर रही है, एक ही जगह छेद रही है, तो इसलिए जो ए बी है वो हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके आधार पर जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें कुछ तो चीजें, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई दो पॉइंट्स पे काटने वाली लाइन कौन सी होती है, वो हमारी सेकंड हो जाती है। फिर उसके बाद कि भाई अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं कि जिनमें कोई एक लाइन मिस कर देंगे, यानी इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी डिस्टेंस ये दे रखी हो सकती है, कहीं ये हाइपोटेनस वाली डिस्टेंस दे रखी होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इन तीनों में से कोई भी डिस्टेंसेस जो भी अननोन है जिनकी हमको जरूरत होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के यूजेस या इस तरीके की चीजें जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप कुछ स्पेशल और थोड़ा सा डिटेल में टेंजेंट के जाते हैं। उसमें क्या रहता है कि एक चीज जो आपने ध्यान दी हो, इस डेफिनेशन में भी टेंजेंट की क्लियर थी या क्या, कि जो टेंजेंट है वो हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, लेकिन क्या वो इंटरनल पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है क्या? यहाँ सेंटर तो ओ है, लेकिन क्या कोई पॉइंट पी है, यहां से कोई ऐसी लाइन पास हो सकती है क्या? लाइन का मतलब ही क्या होता है, विच कैन प्रोड्यूस बोथ साइड्स इन डेफ इनफाइनाइटली। ठीक है, तो अब इनफाइनाइटली कट होगी तो ये फिर कहां से आपकी, क्या ये इसको हम टेंजेंट कह सकते हैं? क्या ये स्पर्श रेखा हो जाएगी? नहीं भाई। ठीक है, आप देख रहे हो ये दो जगह कट करेगी, अब दो जगह कट कर रही है तो जाहिर सी बात है इंटरनल पॉइंट से होकर जा रही है, तो ये हमारी टेंजेंट हो ही नहीं सकती। ये हमारी सर वो केवल सेकेंड इसको कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो केवल उसके बारे में जो बात है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, केवल जो टेंजेंट जो है वो इंटरनल पॉइंट से ड्रॉ हो ही नहीं सकती। ठीक, फिर दूसरी बात आती है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ थ्रू वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट सर्किल। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि ये सर्कल है आपका, इस पर ही कोई पॉइंट है,
तो इससे होकर हम केवल और केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही थी कि वो एक ही पॉइंट को कट करती है, एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो वो इस तरीके से हमारी एक पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। देखिए, नो का मतलब नो जीरो, अगर यानी अगर पॉइंट अंदर है, सर्कल पर नहीं है, सर्कल के बाहर नहीं है, तो कोई ड्रॉ नहीं होगी। जैसे ही सर्कल पर आया तो एक, और सर्कल के बाहर आ जाएगा तब क्या सिचुएशन हो जाएगी, अब आ जाएगा टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from an external point to the circle। ठीक है, अगर पहले अंदर वाले से कोई नहीं, सर्कल वाले से ओनली वन, और अगर कंडीशन तीसरी रहती है कि अगर कोई एक पॉइंट बाहर है, तो वहां से हम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी इस पॉइंट से एक ये और एक इस तरीके से, ऐसे करके आपकी दो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, उसी में कुछ चीजें जो एक बात की थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि भाई कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पे। तो सर्कल के देखिए, जो सर्कल जो है वो जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें हैं, अब वो एग्जैक्टली पॉइंट्स भी डिपेंड करता है साइज पे, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल जो होता है, तो उन पे हर पॉइंट पे एक एक तो ड्रॉ की ही जा सकती है। तो ये यहां से एक ड्रॉ कर दी, एक यहां से ड्रॉ कर दी, एक यहां से ड्रॉ कर दी, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल। ठीक है, कि सर्कल के पर हर पॉइंट से, यानी कह लीजिए कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉन हो सकती हैं। फिर एक कंडीशन वही थी जो एक पॉइंट वाली। फिर एक बात होती है कि भाई अगर पैरेलल, कि अगर एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ की जाए तो उसका पेयर कैसा होगा, तो वो केवल आप देखेंगे, एक आपने टेंजेंट यहां ड्रॉ कर दी, फिर इसके पैरेलल केवल एक टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकती है, बाकी इसके अलावा कोई पेयर, मतलब एक ही, अगर पैरेलल लाइंस की बात की जाए तो केवल एक ही पेयर पॉसिबल है पैरेलल का, बाकी और वो मतलब आप दूसरा उसमें इस लाइन के पैरेलल दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, केवल एक ही ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमारी जो, क्योंकि ये बात तो खत्म हो गई, ये तो सेकंड उसमें ड्रॉ ही नहीं हो सकती, ये वाली बात लगभग हो ही गई, उस पर डिपेंड जो थ्योरम्स थी वो हो गई। अब तीसरी सिचुएशन जो आई है वो क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, उससे सर्कल पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब वो दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं तो इनमें भी कुछ स्पेशल रहता है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी भी होंगी, कुछ तरीका होगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये ध्यान रखिए, इंटरनल नो टेंजेंट, यानी अंदर वाले बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं। सर देखिए, ये भी चीज 9th में थी कि कोई भी जो प्लेन है, समतल है, वो कोई ये जो भी आकृतियां, जो भी हमारे कर्व्स रहते हैं, वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें 3 पार्ट्स होते थे। एक होता था हमारा इंटरनल, दूसरा खुद जो अगर कर्व है तो कर्व जो भी है, अगर यहां सर्कल है तो सर्कल, ठीक है, ये सर्कल रहा हमारा, और तीसरा होता था एक्सटर्नल। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता था जो भी हमारा प्लेन होता था। तो उसी तरीके से, तो वो तीनों कंडीशंस में ध्यान रखना है। इसमें इंटरनल में नो, 0 1 2 ऐसे ध्यान रख लीजिए, 0 1 2 जैसे हम गिनती 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जो हमारे होल नंबर्स हैं वो 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 इस तरीके से। तो वही इंटरनल में 0, सर्कल पर बात करेंगे तो ओनली वन टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा, और एक्सटर्नल किसी एक बिंदु से बात करेंगे तो दो स्पर्श रेखा, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो अब उनमें कुछ स्पेशल रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज और, कि जब भी जो हमारी ये जो बात आ रही है कि वहां एक वर्ड था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां एक चीज रहती है कि ये जो P या कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वहां से जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम टेंजेंट, तो अब जैसे ये ए बी, ठीक है, तो पी ए और पी बी जो भी है, इसको हम डिस्टेंस को कह देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी ए या पी बी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस है
उसको हम कह देते हैं या कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की लंबाई। ठीक है, ये बात है। तो ये चीज है। तो अब जो हमारी थ्योरम है नेक्स्ट वो इसी पर बेस्ड है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स कहना चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहले ही क्लियर है कि एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो वो जो एक ही सेम पॉइंट से खींची जा रही हैं, तो उनकी जो लेंथ है आर इक्वल, वो कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी, बराबर होगी भाई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन के नाम पे चाहे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, या पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो कर दीजिए। गिवन सर्कल सी विद ओ आर, ओ सेंटर है और आर इसकी रेडियस। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, सर्कल ओ सी विच इज सेंटर विद ओ एंड रेडियस इज आर। ठीक है, फिर इसके बाद पी एंड पी भी आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, जो आपको जानकारी दे रखी है वो है। इसके बाद जो हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मतलब देखिए, बहुत ज्यादा चिंता करने, कभी कभी क्या होती है कि हम लोग लैंग्वेज की भाई क्या लिखे, क्या करना है, जो भी काम कर रहे हैं वही उतना ही मेंशन कर देना है, उतना ही जितना शॉर्टेस्ट यूज कर सकते हैं वर्ड्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में ऐसी परेशानी नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो लैंग्वेज है उसके बारे में परेशान हो जाए। केवल अगर काफी कुछ तो आपका फिगर भी जो है वो बताता है, वो भी डिस्क्राइब कर देता है चीजों को। तो अगर मिस हो भी जाता है कोई स्टेप, तो इतना चिंता करने वाली बात नहीं, जब भी जो हमारे सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं वो ठीक रहे बस। उसके अलावा लैंग्वेज का अगर कोई, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर छोटी मोटी चीज अगर कम भी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, तो ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, केवल इतना काम कर देना है। ओ को हमें ए से ज्वाइन कर देना है, बी से, और पी से ज्वाइन करा देना है। ठीक है, अब एक चीज क्या थी जो इससे पहले वाली थ्योरम्स थी उनमें था कि भाई यहां जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। अब ये प्रूफ में सारी चीजें आएंगी। ठीक, वो 90 फॉर्म होता है, जो रेडियस होती है वो हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। फिर इसके बाद जो बात थी वो आगे इसमें करते हैं प्रूफ में। तो पहले उसको मेंशन कर देते हैं, सिंस रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी मेंशन कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के माध्यम से लंब गिराती है, लंब होती है। ठीक है, तो जब ये इक्वल है तो देयरफॉर एंगल ओ ए ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी 90 डिग्री। ठीक है, इसको यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अभी डाल दीजिए। अब ट्रेंगल्स की बात कर लेते हैं। इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी। ठीक है, दोनों ट्रेंगल्स में क्या है, पहली कंडीशन जो सिचुएशन जो यही ली है, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, दीज आर 90 डिग्री। ठीक है, रीजन उसका हम पहले ही दे चुके हैं इसीलिए। दूसरी कंडीशन है, जो ओपी है 90 के अगेंस्ट जो साइड होती है हमारी वो हाइपोटेनस होती है, यानी 90 अंश समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है,
और वो लॉन्गेस्ट तो होती है, उसकी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, केवल हमें वो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो है वो लिख देना है। तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, रीजन क्या है कि वो दोनों में है, कॉमन है, जिसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उभयनिष्ठ कह देंगे। फिर ओपी इक्वल्स टू ओपी हो गया। तीसरी चीज जो है वो हमारी है ओए इक्वल्स टू ओबी। उसका कारण क्या है कि वो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्किल है, उसी की रेडियाई है दोनों, तो वो भी आपस में, तो ये राइट एंगल और ये कंडीशन हाइपोटेनियस, और थर्ड वन इज अ साइड। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा बाई आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आरएचएस कंडीशन से जो हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उनको मेंशन कर दीजिए, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो सर्वांग समता के आधार पर क्या हो जाएगा, हमारी जो दोनों लेंथ हैं पी ए बाई सीपीसीटी, पी ए इक्वल्स टू पी बी, यही हमें प्रूव करना था बस। तो ये हमारी जो है वो थ्योरम कंप्लीट हो गई है, बहुत ही आसान है, देखा आपने। केवल क्या था मेन चीज कि वो पहले ही हम जो थ्योरम्स थी उनमें प्रूव कर चुके थे कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ 90 डिग्री मिल गए हमें। फिर उसके बाद जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, और तीसरी जो चीज है वो हमारी आर है, रेडियस है, रेडियाई है दोनों, तो इसलिए वो भी आपस में इक्वल थी, तो आरएचएस के थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देखिए ये तो कई चीजों में ध्यान रखने वाली बात होती है, जब भी हमें कुछ प्रूव करना हो इक्वल, और अगर वहां ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले दिमाग में यही लाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हो, और अगर कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन सारी अवेलेबल हैं तो निश्चित रूप से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, और उसमें फिर एक नहीं, फिर जो बाकी सारे पार्ट्स की भी कहीं भी कोई अगर जरूरत होती है तो वो सारे पार्ट्स को हम इक्वल कह पाते हैं। ठीक है, सर्वांग सम कर दीजिए, उसके बाद सबको हम इक्वल कह सकते हैं, ये चीज हो जाती है। अब नेक्स्ट इसी पर बेस्ड जो है, या इसी की जो एक और अगली थ्योरम है उस पर बात करते हैं। फिगर आपका सेम रहेगा। अब इसमें अगली थ्योरम जो है आ, वो क्या है, if two tangents drawn from an external point then external point to circle जब किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं उस सिचुएशन में तब क्या होता है, तो इसमें दो चीजें एक साथ करनी है, और वही बात है, लगता तो ये है कि कभी 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 कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, कोई कुछ लैंग्वेज अजीब हो जाती है, तो जनरली जो स्टूडेंट्स है वो अरे कि अब तो थोड़ा टिपिकल हो गया होगा, ये हो गया होगा, लेकिन कभी कभी जरा तसल्ली से देखकर, बिल्कुल साइलेंटली कूल माइंड से सोचिए और देखिएगा, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो चीजें कभी कभी और आसान हो जाती है। तो वही इसमें भी है, इस थ्योरम में भी, if two tangents drawn from an external point to circle, then they subtend equal angles at center। ठीक है, बात क्या है पहले समझ लीजिए कि जो हमारी स्पर्श रेखा या जो टेंजेंट है, जो पीए है मान लीजिए, वो इस तरीके से सर्किल पे जो एंगल फॉर्म कर रही है, यानी ये एंगल। ठीक है, ये, और इसी तरीके से जो पीबी है वो भी हमारी जो ड्रॉ कर रही है, वो ये एंगल ड्रॉ कर रही है, तो ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं हमें आपस में इक्वल। ठीक है, तो जो हिंदी में समझ लीजिए, स्पर्श रेखा जो है हमारी, वो केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो हमारी दोनों आपस में बराबर एंगल अंतरित करती हैं। सेकंड है, दे इक्वली इंक्लाइंड
inclined at line segment, ठीक है, joining the center to that point, ठीक है। अब इसकी बात क्या हुई कि दे इक्वली इंक्लाइंड, वे बराबर झुकी रहती, इंक्लाइंड रहती हैं किस लाइन सेगमेंट पे, एट लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, सेंटर को उस पॉइंट से मिलाने वाली, किस पॉइंट से, जो एक्सटर्नल पॉइंट था जिससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है उसकी बात हो रही। इसका मतलब सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हमारी ओपी होगी। इस पर ये जो टेंजेंट है, ये वाला जो एंगल फॉर्म कर रही है, वही बिल्कुल इक्वल होगा किसके, जो दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, यानी ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें कंस्ट्रक्शन और गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरीके से हमें लिख देनी है। गिवन दैट अ सर्किल विद ओ एंड आर, ओ इट्स सेंटर एंड आर इज रेडियस, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में कि जॉइन ओ टू ए, ओ टू बी एंड ओ टू पी, ठीक है। फिर अब सीधा सीधा हम प्रूफ पर चलेंगे, ठीक है। बात समझ लीजिए, फिर वही बात आती है कि जब भी यहां तो आप देख रहे हैं दो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं हमारे, कि दो चीजें हमें ऑब्टेन करनी है जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो दो करनी हो या ज्यादा करनी हो, सीधा कंसेप्ट और सीधा तरीका ये रहता है कि अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, सर्वांग सम कर दीजिए, क्योंकि वो जो 3 पॉइंट्स हम दिखाते हैं वो तो होते ही हैं इक्वल, उनको हम ढूंढ कर लिखते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी सारी जो भी टर्म्स या पॉइंट्स रह जाते हैं, कंडीशंस रह जाती हैं, वो सर्वांग सम त्रिभुजों में यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में वो इक्वल हो जाते हैं आपस में। तो बस यहां भी वही काम करना है, उसी के लिए हमें काम करना है। तो अब देखिए किस तरीके से इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है, OAP और OBP में चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले OA इक्वल्स टू OB, क्या है स्थिति इनकी कि दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही सर्कल की त्रिज्या है, तो इसलिए वो आपस में इक्वल होंगी, कोई डाउट नहीं है। PA इक्वल्स टू PB, जो इससे पहले वाली जो प्रीवियस थ्योरम अभी प्रूव हुई है उसके अकॉर्डिंग ये होता है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, कि जो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है किसी एक ही पॉइंट से जो ड्रॉ की गई हैं दोनों, तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है वो लंबाई जो एक ही बिंदु से अगर दोनों स्पर्शरेखा खींची गई हैं तो वो। तीसरी कंडीशन आप देख रहे हैं OP इक्वल्स टू OP, ये हमारा कॉमन यानी उभयनिष्ठ, ठीक है, ये भी। तो अब तीनों ही भुजाएं हो गई, तो भुजा 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 या अंग्रेजी में हम ट्रिपल एस जिसको कह देते हैं, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से क्या हो गया हमारा ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, ठीक है। ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब अब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारा वो हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एंगल AOP जो फर्स्ट वाला था इक्वल्स टू एंगल BOP, सेकेंड रिजल्ट जो हमें चाहिए था यहां बाई CPCT मेंशन कर दीजिए, बाई CPCT एंगल AOP इक्वल्स टू OP एंड अगेन एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BP। तो देखिए एक काम किया और दो रिजल्ट जो भी हमें ऑब्टेन करने थे वो दोनों ही प्रूव हो गए। तो इसलिए वही है कि जब भी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है या क्वेश्चन में कोई वर्ड्स इधर उधर के आते हैं तो परेशान नहीं होना है, केवल उसको सोचना है ध्यान से ठीक से, और उसके बाद जब आप करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में देखिए दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम हो गया। अब ये तो वो चीजें हैं जिन पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं, उसमें चिंता करने की घबराने की कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो में वो उन सारे क्वेश्चंस की भी ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन इससे पहले एक और चीज जो आपकी बुक्स में भी शायद अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो ये थ्योरम भी नहीं है, तो लेकिन इसके अलावा एक और वो भी थ्योरम थोड़ी कम मिलती है। तो हमारा प्रयास जो है कि वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं वैल्यूएबल, जो आपको कहीं इस्तेमाल हो सकती हैं और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। उस थ्योरम का पर्टिकुलर नेम भी है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो हमारी कुछ क्वेश्चंस में वही बात है कि जो जब एनसीईआरटी में नहीं तो एनसीईआरटी में तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर बुक्स में देखने को मिल जाते हैं या कहीं इधर उधर हो सकते हैं, तो उनमें उसका यूज होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, और सीधी बात है कि जो इससे पहले वाली थ्योरम्स थी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं ही बुक्स में और सारी, लेकिन जो बात वही उसको तो वर्ड्स में यूज किया है समझाने के लिए, तो वो आपको और भी शायद कहीं वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या कुछ इस तरह की चीजें डिफरेंट है प्रयास। और आप लोग भी अगर कोई ऐसी चीज रहती है कि कहीं ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं या कोई कंडीशंस हो सकती हैं या कोई ऐसा रिजल्ट हो सकता है या कोई स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए यूज होता है, और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर डाल सकते हैं। प्रयास रहेगा कि उस पर भी आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएं। ठीक है, चलिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात कर लेते हैं, वो क्या होती है। कोई एक टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रखी है, ठीक है, और उस टेंजेंट में ही अगर एक कोई कोड इस तरीके से है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही मान लीजिए ड्रॉ की गई है, तो वहां जो वो एंगल फॉर्म करती है बिल्कुल सेम वही एंगल वो जो इधर रिमेनिंग सेगमेंट रह जाता है सर्कल का वहां भी ड्रॉ करती है। यानी अगर हम इस एंगल को अल्फा कह दें तो ये भी आपका अल्फा होगा। ठीक है, ये चीज अब हमें प्रूव करनी है। यहां सेंटर मेंशन कर दीजिए वो। ठीक, ये इस चीज को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो हमारी क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कोड is equal to the angle equal to angle formed by chord in alternate segment। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट जो हमारा जो जिस सेगमेंट में ड्रॉ हो रही है कोड उसको छोड़ के बाकी जो अल्टरनेट दूसरा रहता है उसकी बात हो रही है कि उसमें वो वही एंगल फॉर्म करती है, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरम को भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कह देते हैं। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन वाली बात है वो लिखना चाहे लिख दीजिए, या गिवन इंफॉर्मेशन जो है a circle C O कॉमा R, ठीक है, एंड पी क्यू, और इसको भी R कह दीजिए, टेंजेंट टेंजेंट ए बी एंड कोड पी क्यू which forms angle PRQ at circle। ठीक है, ये चीजें गिवन इंफॉर्मेशन है। अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बचा नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने गिवन में ही मेंशन कर दी है। फिर इसके बाद ये है कि जॉइन O2 P एंड O2 Q, P और Q से इसको ज्वाइन करा दीजिए बस ये। अब इसमें क्या करना है भाई कि देखिए, एक कंडीशन क्या होती थी कि ये जो एंगल फॉर्म होता था, जो रेडियस होती थी, वो हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती थी। तो यहां ये जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी हमारी 90। ठीक, अब इसके आगे अगर हम यहां भी कोई वैल्यू मेंशन कर दें, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम बीटा कह दें, लेट यहां QPA, एंगल QPA इक्वल्स टू अल्फा एंड एंगल QPO इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने ले ली हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। तो आइए जरा देखिए, इस ट्रायंगल में OPQ की बात करते हैं, तो वहां पे इन ट्रायंगल OPQ में क्या है कि OP इक्वल्स टू OQ, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, या सर्कल केवल लीजिए, यहाँ एक ही सर्कल है तो कोई दिक्कत नहीं है। OP इक्वल्स टू OQ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल OPQ इक्वल्स टू, यहां भी फिर वही उस लैंग्वेज यूज कर लीजिए सेम, OPQ जब यूज कर रहे हैं तो OPQ ही, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बस ऐसा किया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। OPQ इक्वल्स टू OQP, OQP ये दोनों आपस में आपके इक्वल हो गए, बीटा हो गए। ठीक है, ये बीटा था तो ये भी बीटा हो गया। रीजन आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, समद्विभाजक समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विभाजक नहीं कहना चाहिए, तो बाइसेक्ट वाली बात होती है। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसलिए ये दोनों जो साइड्स इक्वल हैं, इसलिए उनके अपोजिट एंगल्स भी जो है, उनके सामने के सम्मुख कोण जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए वो बीटा हो गया। अब यहां से अगर हम बात करें इस एंगल की, एंगल POQ की, या फिर सीधे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, इन तीनों का सम 180 रहेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू बीटा है, बीटा प्लस 2POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 180 माइनस 2 ऑफ बीटा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से 180 और 2 दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा 90 माइनस बीटा, एंगल POQ। ठीक है, इसको फर्स्ट डालिए अभी फिलहाल। लेकिन एक चीज और होती थी, वही जो चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि 9th में एक थ्योरम थी कि एंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सर्किल, कि जो भी एंगल यहां फॉर्म होता है उसका जस्ट हाफ, या इस एंगल का ये डबल कह सकते हैं, या फिर ये कहीं इसका हाफ यहां ड्रॉ होता है। सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और सेंटर, कोड कुछ भी लिख दीजिए, बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it at circle, और सर्कमफ्रेंस कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो POQ है, देयरफॉर एंगल POQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या थी, यहां से 2 ऑफ एंगल PRQ। ठीक है, और इसकी वैल्यू POQ की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, 2 ऑफ 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से एंगल
पी आर क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 90 माइनस बीटा। इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए। ठीक है, एंगल पी आर क्यू की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 90 माइनस बीटा इस एंगल की। अब आइए वहां पे, सिंस वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट फ्रॉम या थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो इस वजह से यहां एंगल, इसका मतलब हो गया एंगल ए पी क्यू या क्यू पी ए प्लस एंगल क्यू पी ओ या फिर ओ पी क्यू जिसको कह रहे थे हम, ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्यू पी ए और इसकी ओ पी क्यू की वैल्यू बीटा थी, क्यू पी ए प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन एंगल क्यू पी ए इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। QPA जो है, QPA यानी जो अल्फा हो रहा था हमारा, ठीक है, वो और दूसरा हमारा ये, इसकी भी वैल्यू 90 माइनस बी आ गई। और पी आर क्यू ये भी, यहां भी हमारी अल्फा 90 माइनस बीटा आ गई है। ठीक है, अल्फा अल्फा जो मेंशन कर रखा है वो भाई एक चीज ये है कि यहाँ इक्वल हमें प्रूव करना था। ठीक है, इनको अभी फिलहाल ऐसे ही रखिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू पी आर क्यू की वैल्यू वो भी हमारी 90 माइनस बीटा है इक्वेशन सेकंड में, और क्यूपीए की वैल्यू वो भी हमारी 90 माइनस बीटा है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट एंगल QPA इक्वल्स टू एंगल PRQ, hence proved। ठीक है, तो अब देखिए जरा इस चीज को थोड़ा और क्लियरली समझ लीजिए एक बार, क्या हुआ है और क्या किया हमने। ये अल्फा बीटा तो मेंशन अपनी सुविधा के लिए हम कर लेते हैं, तो वहां हमने इसको अल्फा कह दिया था, जो एंगल QPA जो था उसको हमने अल्फा कह दिया, और OPQ उसको हमने बीटा कह दिया। ठीक है, इन दोनों का सम, क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, 90 होता है, तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा, या अल्फा कह लीजिए, या एंगल QPA जिसके बारे में बात कर रहे हैं, QPA या APQ जो एंगल है उसकी वैल्यू हमारी 90 माइनस बीटा। ये, और देखिए कोई ऐसा नहीं होता कि सिस्टमेटिक के मतलब हम के वही स्टेप पहले करना था, इसमें हम जैसे अभी कहते समय इसको पहले कह रहे हैं तो आप इसको भी पहले मेंशन कर सकते थे, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या थी कि ये इस ट्रेंगल में ये जो है वो हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी दोनों रेडियाई हैं, त्रिज्याएं हैं, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रेंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे, जो इक्वल साइड्स के, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये बीटा था तो हमारा ये भी बीटा हो गया, यानी एंगल OPQ प्लस OQP और POQ इन तीनों का सम जो था वो हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, OPQ एंड OQP ये दोनों और ये इन तीनों का सम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो गया था। तो यहां से हमने जो POQ की वैल्यू निकाली, जो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा, जो कोड बना रही है, वो 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने बीटा रखी थी, तो 2 बीटा को ले जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 180 माइनस उन दोनों से भी 2 कॉमन ले लिया, तो 90 माइनस बीटा। फिर POQ जो है वो 2 ऑफ 90 माइनस बीटा है, लेकिन जो सेंटर पर कोड या आर्क जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है उसका जस्ट हाफ यहां पर ड्रॉ करती है, तो यहां जो भी वैल्यू थी उसका हाफ यहां पे, यानी जो ये एंगल हमारा PRQ जो हो रहा है वो इसका हाफ होगा। हाफ का मतलब इसका जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक, तो PRQ इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा हो गया। अब PRQ की वैल्यू आ गई, और अभी भी आपने देखा कि हमने वहां जो फर्स्ट थ्योरम थी इस चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये 90 होता था तो 90 में से ये बीटा निकाल दिया, तो इस एंगल
QPA की वैल्यू भी 90 माइनस बीटा थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। अब लेकिन इसको एज ए स्टेटमेंट यूज करना है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए नौबत आएगी या कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, या कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई कुछ सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि भाई ये चीजें कहीं अचानक से लगा दी जाती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो नहीं होना है। इसको ध्यान रखना है कि जो भी कोड जो है, फिर से सुन लीजिए, कोई कोड जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वही सेम एंगल वो जो बाकी सेगमेंट जो रह जाता है सर्कल का, वहां पर भी वही सेम एंगल ड्रॉ करती है, उसी सेम मेजरमेंट का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, तो ये आपकी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी। तो ये वो थ्योरम्स हैं या जो चीजें हैं, रिजल्ट्स जो अब तक जो बताए हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपका पूरा जो ये जो सर्कल चैप्टर है 10th क्लास का, वो डिपेंड करता है। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो भी चीजें हैं, अगर फिर भी वही बात बताई कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई आपकी कंफ्यूजन्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, और अटेम्प्ट रहेगा कि वो सारे डाउट्स आपके जो भी चीजें हैं जो भी वो आपको क्लियर कर दी जाए। ठीक है, धन्यवाद।